नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेस्ट कॉर्प और TT के प्रेस्टीज लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हैं। तो सबसे पहले क्वेस्ट कॉर्प के बारे में बात करते हैं। कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नजर नहीं आता है। लास्ट ईयर तो हमें लॉसेस भी देखने को मिले थे और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ता चल रहा है। वैल्यूएशन भी आपको अच्छा खासा महंगा चलता हुआ नजर आता है और स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 500 का लेवल इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिस्ट होने के बाद तेजी आई थी, यहां पर कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट लेकर ऊपर गया था और फिलहाल वापस 500 के आसपास पहुंच चुका है। ओवरऑल अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो ये भी आपको कुछ वीक ही नजर आता है, कोई पॉजिटिव ट्रेंड में तो चलता हुआ नजर नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो 500 के आसपास खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। 500 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब टीटी के प्रेस्टीज के बारे में बात करते हैं। टीटी के प्रेस्टीज के अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो फाइनेंशियल्स आपको कोई खास अच्छे नजर नहीं आते। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ना ही आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, ना ही प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगर टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो इसके टेक्निकल्स क्वेस्ट कॉर्प के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। स्टॉक आपको अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आता है और फिलहाल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। 750 का लेवल एक ऑल टाइम हाई था, ब्रेकआउट होने के बाद तेजी आई, 1250 तक गया, वापस यहां पर आया है। तो खरीदारी करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कोई खास ग्रोथ यहां पर मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती है। टेक्निकल के हिसाब से जाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो यहां पर करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन और सीडीएसएल में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइटन के बारे में बात करते हैं। टाइटन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2300 के आसपास, 2200 से करके 2300 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ महीने यहीं पर इसने ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया था। अब देख पाएंगे गैप छोड़ दिया था, गैप फिल हुआ, फिर से ऊपर गया। तो ये जोन में कहीं पर भी अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सीडीएसएल के बारे में बात करें तो सीडीएसएल में दिखाई पड़ता है कि 1300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम ये लेवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो बाय चांस स्टॉक आपको 1300 के आसपास मिलता है तो खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन रन यूनिवर्सल में 1-2 साल के लिए क्या करना चाहिए। 975 का आपका बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पर चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 810 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जैसे ही वो लेवल टूट गया वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। एक बार ऊपर आया भी था, रीटेस्ट करके वापस ये नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो 1-2 साल के बारे में बात करें तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, मिड टर्म जैसा हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसे नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स हमारे फेवर में नहीं है। स्टॉक हमें वीक नजर आता है। जब तक ये 810 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिड टर्म 1-8 साल के लिए, 2 साल के लिए खरीदारी करने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्सपन इंडिया और नाइब में होल्ड करे क्या। तो वेल्सपन इंडिया के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली है। 120, 125 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया था, लेकिन यहां पर गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक 96 के आसपास आ चुका है। तो सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली अभी ये जब तक 125 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसे हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टेक्निकली बात करें, अगर आपने मिड टर्म के लिए खरीद कर रखा है तो सेल ऑन राइज के बारे में सोचिए। स्टॉप लॉस लिया होता तो अच्छा होता, अब नहीं लिया कोई बात नहीं है। स्टॉक ऊपर जाता है तो बेचने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है नाइब। तो नाइब तो देखिए बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी नहीं किया है, कोई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं देखा है। 50 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, पेनी स्टॉक है, सर्किट वाला स्टॉक है, इसे तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रेसेल पर मेरा क्या व्यू है और एमटार टेक के बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए। तो एमटार टेक पर हमने एक वीडियो बनाया था, कुछ ही दिनों पहले हमने वो वीडियो बनाया था। जो भी व्यू है सेम टू सेम अभी भी एप्लीकेबल है। भले ही स्टॉक हमें 1-2 दिन में 10% नीचे आता हुआ नजर आया, कुछ डील हुई थी इसलिए वो स्टॉक नीचे आ गया था, ब्लॉक डील जैसा कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरे व्यूज़ अभी तक सेम है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी व्यूज़ मैंने शेयर किए थे सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी।
एक्रिसिल के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक हमें रेजिस्टेंस पे दिखाई पड़ता है। 800 से करके 900 का जो ये पूरा जोन है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जोन दिखाई पड़ता है, तो ये नो ट्रेड जोन भी इसे कह सकते हैं। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये वीक कब हो जाएगा, अगर ये जोन तोड़ देता है 700 के आसपास का, 680 700, ये इसके नीचे चले जाता है तो स्टॉक में आपको वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 925 के ऊपर जाता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, वरना यहाँ पर अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आपने पूछा था कि भाई प्योर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है, ये कैसे जानना है। तो बहुत ईजी है, मैं ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ अलग अलग वेबसाइट से लेता हूं और उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला होता है वो टिकर टेप से लेता हूं। तो यहां पर टिकर टेप में अगर आप सिलेक्ट करते हैं रिटेल एंड अदर्स में आप टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 23.04% है रिटेल एंड अदर्स में। उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 10.91% है, वो आपको क्लियरली ऐप पे दिखाई पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान फूड्स में क्या कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बेस्ट एग्जिट लेवल क्या हो सकता है, और लॉरस लैब ने क्या ब्रेकआउट दे दिया है, उसका एग्जिट लेवल क्या हो सकता है। तो हिंदुस्तान फूड्स में फिलहाल मुझे स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं है। स्टॉक फिलहाल अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। 1750 के आसपास पहले रेजिस्टेंस लेकर ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया और यही सेम लेवल मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट देखने को मिला है। बेस्ट एग्जिट लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक लेवल नहीं होता, जैसे हम बाय ऑन डिप्स करते हैं अलग अलग लेवल पे खरीदारी करते हैं तो सेलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला 2250 का लेवल है और फिर 2500 का लेवल दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो एक साइड हो गया स्ट्रैटेजी का, लेकिन बाय चांस स्टॉक ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे चले जाता है, तो अगर ये 1750 के नीचे चले जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपको एग्जिट करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है लॉरस लैब। लॉरस लैब में हमें एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट तो जरूर देखने को मिला है। ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो ये लेवल तो हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 600 के आसपास का जोन, वहाँ पर स्टॉक अब भी हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप सेल ऑन राइज करने के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा माल यहाँ पर आप बेच सकते हैं। बाकी का जो लेवल है 650 पे बेचने के बारे में सोचा जा सकता है। ये कुछ सेल ऑन राइज वाले लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मा स्टॉक्स में वापस हमें मोमेंटम देखने को मिला है, तो क्या ऑरो फार्मा, बायोकॉन, जुबिलेंट फार्मा को होल्ड करना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे है नहीं है। तो देखिए बायोकॉन अच्छी कंपनी है, ऑरो फार्मा भी अच्छी है, जुबिलेंट फार्मा भी ओवरऑल अच्छी कंपनी नजर आती है, लेकिन वो इंग्रेया जैसे अलग हो गया है। तो मैं पर्सनली अभी जुबिलेंट फार्मा में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जुबिलेंट इंग्रेविया उससे ज़्यादा अच्छी कंपनी फिलहाल मुझे नज़र आती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स कंपनीज हमें अच्छी नज़र आती है, होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल मोमेंटम पिकअप हो रहा है, पैटर्न देख के आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ट्रेंड तो जब तक बियरिश चल रहा है तब तक हमें ज़्यादा बुलिश होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पर बुलिश ट्रेंड बन चुका होता है वहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हम प्राइस को बना नहीं सकते, हम प्राइस मेकर नहीं है, हम प्राइस फॉलोवर हैं। ट्रेंड बदलते हुए हम खरीदेंगे और ट्रेंड बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेंड बदल जाए, ट्रेंड बुलिश हो जाए, तभी हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई कार्ड्स को आप आईपीओ से होल्ड कर रहे हैं तो अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और रेमंड पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है। तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड के बारे में बात करते हैं। लिस्टिंग प्राइस को ये 770 के आसपास ही रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी था। यहाँ पर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन वापस एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो मेरे हिसाब से अब तो ये लो रिस्क जोन में चला गया है। ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, ये टाइम करेक्शन भी देखने को मिला, प्राइस करेक्शन भी हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, आप होल्ड कर सकते हैं। रेमंड के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस नज़दीक नजर आता है 850 860 के आसपास। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, तो जब तक ये कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बनाती है, अभी तो फिलहाल इसका पी रेशियो भी माइनस में नजर आता है, लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब तक फंडामेंटल्स बेहतर हो नहीं जाते तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स को ट्रैक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती फीड्स में गिरावट क्यों हो रही है।
तो अवंती फीड्स में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें अपने 600-700 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया है और फिलहाल 400 के आसपास आ चुका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। पहले भी यहीं से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो रीज़न तो वही है जो दूसरे स्टॉक्स में चल रहा है, मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए नजर आए तो मार्जिन हमें नीचे जाता हुआ नजर आया। यही वो रीज़न है कि अवंती फीड्स में गिरावट हुई है और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी ऑफकोर्स काम करता है। तो यही रीज़न हो जाता है। अगर आप खरीदारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है, कुछ ऐसा पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट ETF फॉर लॉन्गर, बैंक निफ्टी, IT, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन फॉर बेस्ट रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन से में करना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी में, IT वाले में, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन, तो ये तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कई बार आपको IT बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और लॉन्ग टर्म में जनरली तो देखिए IT ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली कोविड के बाद जो परफॉर्मेंस हुआ है उससे बेंचमार्क ही बदल गया है, कंपैरिजन ही नहीं है कोई बात का। तो अच्छा परफॉर्म किया उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो बेस्ट ETF के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट ETF निफ्टी 50 का ETF है। उसमें अलग अलग सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं और बाकी अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जानना चाहते हैं तो मिड कैप के भी ETF आते हैं, उसमें भी अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो ऐसे आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ मोर देन 50% लॉस इन अमारा राजा बैटरी, एस्ट्राजेनेका, वैभव ग्लोबल, तो अभी फिलहाल क्या लॉस बुक करना चाहिए और बेटर कंपनी में जाना चाहिए, रिलैक्सो, बोरोसिल हो गया। तो इसमें मेरा क्या व्यू है, तो फिलहाल वैभव ग्लोबल पे तो हमने एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा मानना है कि 50% से ज़्यादा लॉस चल रहा है तो ऑफकोर्स आप एक इन्वेस्टर होंगे, ट्रेडर होते हैं, कुछ पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें तो आपको स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना होता है। तो अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा गिरावट मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिलेटिविटी, अगर आपके पोर्टफोलियो में इसका ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, आधा 1%, 2% है, तो अभी मत बेचिए, मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, 7-8%, 5-6% का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप धीरे धीरे सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं और बेटर कंपनीज में शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदरेज कंज्यूमर को क्या हुआ है, क्या यहाँ पर बेच देना चाहिए क्योंकि आपके बाइंग रेट पे आ चुका है, जबकि ये आपका लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर हमें पता चलता है कि स्टॉक हमें 2018 में ऑल टाइम हाई कुछ हज़ार के आसपास लगा था, उसके बाद कंटिन्यूसली हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया। 800 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका था। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली जब इनके मैनेजमेंट में एक बड़ा चेंज हुआ, फिर और ऊपर गया, इसने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए था, थोड़ी और गिरावट हो गई, ये लेवल टूट गया, उसका मतलब है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब भी कोई मेजर बड़ी कैंडल बनती है उसका मतलब है कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हुआ रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर के केस में मैनेजमेंट में जो चेंज हुआ था वो पॉजिटिव था, तो वो प्राइस के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। अभी सेम प्राइस के नीचे आ चुका है, मतलब ये जो न्यूज़ थी अब फैक्टर्ड इन हो चुकी है और वापस उसके नीचे आ चुका है। तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली अगर बात करें तो जब तक ये 800 के नीचे है तब तक खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा मानना है आपको अभी फिलहाल लॉस नहीं हो रहा है, आपने जब खरीदा था उसी लेवल पर चल रहा है तो आप बेच सकते हैं। जब भी कोई अच्छा मौका मिलता है, टेक्निकल्स को देखते हुए ब्रेकआउट होता है, कोई आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, तो फिर से आप एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि स्टॉक आपको 600 से 800 की रेंज में फंसता हुआ नजर आ सकता है। ये तो देखिए मार्च के क्रैश में एकदम से गिर गया, बाकी इसकी रेंज ये 600 से 800 की हो चुकी थी। तो इसी रेंज में फिलहाल भी स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज शेयर योर व्यू ऑन इंडिया मार्ट, जुबिलेंट फूड वर्क्स, रिलैक्सो, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रिलैक्सो पे तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर टेक्निकली बताया था कि 7000 का लेवल टूटेगा तो ये 5000 तक आ सकता है। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली।
लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी एक्चुअली अच्छी है। ये जो गिरावट हुई थी उसका रीज़न मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। एक बार मार्जिन्स बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया और बाद में ये पता चला मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है तो स्टॉक वापस आपको नीचे भी आता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। एक बार का फायदा हुआ, एक बार स्टॉक चढ़ गया, अभी वो एक बार का फायदा चला गया है, वापस कंडीशन नॉर्मल हो गई है तो स्टॉक भी वापस उसी प्राइस पे आ चुका है। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लिया जा रहा है, लेकिन कंपनी एक्चुअली अच्छी है और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स एक्चुअली अच्छे नजर आते हैं, लेकिन टेक्निकल्स अभी वीक चल रहे हैं। स्टॉक अभी तो यहाँ पर देखिए 4500 का लेवल भी नहीं तोड़ पा रहा है, इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर जाता भी है तो भी 5500 का रेजिस्टेंस तो तैयार ही बैठा है। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। कंपनी अच्छी है उसमें कोई डाउट नहीं है, नज़र बना कर रखिए, ट्रैक कीजिए कंपनी को। कंपनी अभी फिलहाल बहुत से एक्विजिशंस कर रही है, उसे ट्रैक कीजिए, फाइनेंशियल्स को ट्रैक कीजिए। लेकिन जब तक स्टॉक या तो और भी ज़्यादा 2000 के पुराने जो कोविड के पहले के प्राइसेस चल रहे थे 2500 3000 के आसपास आता है तो सोच सकते हैं, या फिर टेक्निकल्स बेहतर होते हैं तो खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट है जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट फूडवर्क एक्चुअली एकदम सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमने बताया था जब ये स्टॉक 3300 पे चल रहा था तब हमने बताया था कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, भले ही ये 3000 का लेवल भी सपोर्ट है, लेकिन मेजर सपोर्ट तो इसका बनकर आता है 2500 के आसपास का लेवल, और यहाँ पर ही स्टॉक आकर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो खरीदारी करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नजर आती है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 2500 पे बाय किया और इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स और अपोलो ट्राइकोट का मर्जर की न्यूज़ के बाद भी अपोलो ट्राइकोट का जो शेयर है वो 50 रुपीज़ नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, रीज़न क्या है? तो यहाँ पर ये न्यूज़ कुछ एक साल पहले आई थी कि इसका मर्जर होने वाला है। ट्राइकोट के जितने भी शेयर्स थे उतने ही शेयर्स अपोलो ट्यूब्स के भी मिलने वाले थे। तो ऑफकोर्स ये जिनके एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है, अगर अपोलो ट्यूब्स का शेयर प्राइस महंगा चल रहा है, ट्राइकोट का सस्ता चल रहा है, तो इसके शेयर्स हम खरीद लेंगे और एट लास्ट मर्जर होगा तब इसके शेयर्स हमें मिल जाएंगे। तो इससे ऑफकोर्स हमें जो मॉनिटरी फ़ायदा होता है बाद में हम शेयर्स बेच सकते हैं। तो अभी 50 रुपये का फायदा, अभी तक 50 रुपये ये डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड कर रहा है? स्टॉक का प्राइस भी तो देखिए 900 का प्राइस चल रहा है और 900 850 का प्राइस चल रहा है, तो 50 रुपये का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, 5% का ही है तो रिस्क बढ़ जाता है। 5% तो कभी भी स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बड़ा डिफरेंस होता तो ऑफकोर्स एक क्वेश्चन आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा बड़ा डिफरेंस जनरली आपको देखने को मिलता भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, 50 रुपये नॉर्मल डिस्काउंट पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।